हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये पार्ट स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन पीरियड ऑफ अर्ली प्लांट इकोनॉमी को डिजास्टर ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से जोड़ा गया। कैसे? 1927-1928 के टाइम पे सोवियत रशिया के टाउन्स में अनाज की सप्लाई की बहुत कमी थी, तो इसके लिए सरकार ने जो अनाज के दाम थे वो फिक्स कर दिए कि अब किसानों को इतने पे ही बेचना है, लेकिन किसानों ने मना कर दिया। तो जो इस टाइम पे पार्टी के लीडर थे, लेनिन की डेथ हो गई है और इनके बाद आए हैं स्टालिन। तो स्टालिन ने इंट्रोड्यूस करे कुछ इमरजेंसी मेशर्स। तो ये इमरजेंसी मेशर्स लेने का स्टालिन जो कि लीडर है पार्टी का, इसके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि इसको ये लग रहा था कि ये जो पीजेंट्स हैं, अमीर पीजेंट्स और ट्रेडर्स हैं ना कंट्री साइड के, ये जानबूझ के अनाज को स्टॉक में रख के बैठे हैं, ये सोच के कि बाद में जाके इनको अच्छे दाम पे बेचेंगे। तो ये चीज गलत है। 1928 में पार्टी मेंबर्स टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, और इसीलिए जो पार्टी के मेंबर्स थे, जहां पर भी अनाज उगता था उन एरियाज का सर्वे किया इन्होंने, सुपरवाइज किया ग्रेन कलेक्शन को, और इन्होंने रेड करी कुलक्स पे। कुलक्स क्या हो गया? तो ये कुलक्स क्या थे जिनको रेड करा जा रहा है? तो ये थोड़े कौन थे? वेल टू डू पीजेंट्स थे, मतलब पैसे वाले पीजेंट्स। एज शॉर्टेज कंटिन्यूड द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म। अब देखो, जब बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने लगा अनाज की सप्लाई का, तो एक डिसीजन लेके आया गया कि हम कलेक्टिवाइज करें फार्म्स को। एंड इट वाज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। देखो, जब बोल्शेविक पार्टी ने बोल दिया था कि पीजेंट्स आप जाके लैंड ओनर्स से क्या ले लो, वो ले लो, जमीन ले लो, तो क्या हुआ था कि पीजेंट्स बहुत ज्यादा थे। अब उन्होंने आपस में जमीन बांट ली, तो छोटे छोटे हिस्सों में हो गई, जमीन के टुकड़े हो गए। तो एक ये भी माना जा रहा था कि इसीलिए ग्रेन की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे एरियाज हैं, तो हमें कलेक्टिवाइज करना पड़ेगा फार्म्स को। सो आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट। दीज स्मॉल साइज पीजेंट फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड। इनको मॉडर्नाइज नहीं कर सकते हैं। सो अगर हमें मॉडर्न फार्म डेवलप करने हैं और इंडस्ट्रियल लाइंस को डेवलप करना है उसके साथ विद मशीनरी, ये जरूरी है कि हमें कुलक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म। कुलक्स को हटा के और हमें जमीन को पीजेंट से लेना होगा, और कहाँ देना होगा? सरकार के हाथ में देना होगा, जहां पे कलेक्टिवाइजेशन करके बड़े फार्म्स बनाए जाएंगे। फिगर 18 में आपको पोस्टर बताया जा रहा है। ये पोस्टर है ड्यूरिंग कलेक्टिवाइजेशन। इट स्टेट्स वी शैल स्ट्राइक एट द कुलक वर्किंग फॉर द डिक्रीज इन कल्टीवेशन। इस सब के बाद क्या फॉलो किया गया? स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। तो 1929 से पार्टी ने सारे पीजेंट्स को फोर्सफुली बोला कि आप कलेक्टिव फार्म में कल्टीवेट करो। इसको कोल खोज कहा गया। ठीक है, ये कलेक्टिव फार्म था, इसको कोल खोज कहा गया। और अब क्या था? बल्क में लैंड था, तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आता था उसको शेयर किया जाता था सबके अंदर। इस सब से क्या हुआ कि पीजेंट्स काफी ज्यादा गुस्सा आ गए। उन्होंने क्या किया? लाइफ स्टॉक को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। बिटवीन 1929 से लेकर 1931 के बीच में इतने ज्यादा उन्होंने लाइफ स्टॉक को मार दिया, अपनी कैटल को मार दिया, कि जो कैटल की पॉपुलेशन थी वो 1/3 हो गई कम। ठीक है, और जिन्होंने रेसिस्ट किया था कलेक्टिवाइजेशन को, उनको पनिशमेंट दिया गया। बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, कुछ एग्जाइल में चले गए। डिपोर्ट करने का मतलब आप किसी व्यक्ति को अपनी कंट्री से निकाल दे रहे हो, ठीक है, फोर्सफुली। और एग्जाइल मतलब आपने ऐसी कंडीशंस कर दी हैं किसी के लिए कि वो खुद ही कंट्री छोड़ के भाग गया है। एज द रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, देखो जो पीजेंट्स इसको क्या कर रहे थे? रेजिस्ट कर रहे थे, मना कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कलेक्टिवाइजेशन का। उन पीजेंट्स का कहना था कि भाई हम लोग इतने रिच नहीं है, और
इसलिए हम लोग ये कलेक्टिवाइजेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं, ठीक है। दे मेरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फॉर्म्स फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। बस हमारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कलेक्टिव फॉर्म में काम नहीं करना चाहते हैं। तो स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली। तो स्टालिन ने कुछ को अलाउ कर दिया इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन के लिए, बट उनका जो ट्रीटमेंट था उतना अच्छा नहीं था। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। देखो कलेक्टिवाइजेशन हो गया लेकिन प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हुआ। इनफैक्ट बेड हार्वेस्ट की वजह से 1930 से लेकर 1933 में बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग फेमाइन आ गई थी सोवियत हिस्ट्री के अंदर, जिसमें 4 मिलियन लोग मर गए थे। फिगर 19 में देखिए ये पीजेंट विमेन है बीइंग गैदर्ड टू वर्क इन द लार्ज कलेक्टिव फार्म। ये देखिए सोर्स डी है, ऑफिशियल व्यू ऑफ द ऑपोजिशन टू कलेक्टिवाइजेशन एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। जो हमने बताया कि पीजेंट्स को नहीं अच्छा लग रहा था, बहुत जगह इंसरेक्शंस हो रहे थे पीजेंट्री के। एंड क्योंकि जो ये बोल्शेविक पार्टी थी पहले तो ठीक थी, स्टार्टिंग में इनका उद्देश्य सोशलिज्म था, लेकिन ये जो कलेक्टिवाइजेशन का तरीका था और जो ये था ये पीजेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था। और जिन्होंने भी ऑपोजिशन किया तो उनको 1 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में कम से कम 25,000 लोगों को अरेस्ट करा गया, 656 को एग्जीक्यूट किया गया एंड 3673 को जेल डाल दिया गया, ठीक है, लेबर कैंप्स के अंदर, एंड 5580 को एग्जाइल में भेज दिया गया। तो ये कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। देखो पार्टी के अंदर के लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि ये किस प्रकार का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है प्लांट इकोनॉमी के अंदर और किस प्रकार के कंसिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं कलेक्टिवाइजेशन के। स्टालिन एंड हिज सिंपैथीजर, जो मतलब तलवे चाटते थे स्टालिन के, तो उन्होंने इन सब क्रिटिक्स को क्या किया, चार्ज किया। और किस बेसिस पे किया कि आप कॉन्स्पायरेसी कर रहे हो हमारे खिलाफ और अगेंस्ट सोशलिज्म कर रहे हो, और ये एक्विजिशंस उनके ऊपर लगाए गए, ठीक है, पूरी कंट्री में। एंड बाय 1939 करीबन 2 मिलियन लोगों को इसने जेल में डाल दिया, ठीक। इसमें से ज्यादातर जो लोग थे वो इनोसेंट थे, उन्होंने कोई भी काम नहीं गलत कर रखा था, लेकिन स्टालिन बहुत ही बेकार आदमी था, क्रूअल आदमी था, ब्रूटली उन्होंने बेकसूर लोगों को जेल में डाल दिया। And a large number were forced to make false confessions under torture and were executed. Several among them were talented professionals. तो पहले तो इन लोगों को जिनको प्रिजन में डाला गया था इनको टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि इनसे झूठा इल्जाम कबूल करवा लिया गया, फिर इनको फांसी पे चढ़ा दिया। एंड ये इनमें से काफी सारे लोग ना काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। अब हम देखेंगे सोर्स ई। This is a letter written by a peasant who did not want to join collective farm. तो ये एक लेटर है, ठीक है। तो इस लेटर में क्या लिखा है वो हम देखते हैं। I am a natural working peasant born in 1879. There are 6 members in my family. My wife was born in 1881 and my son is 16. 2 daughters 19. All 3 go to school. My sister is 71. इसने अपनी फैमिली के बारे में बताया, 3 बच्चे हैं, बहन भी है, वाइफ भी है। From 1932, heavy taxes have been levied on me that I have found impossible. ठीक है, तो यहाँ ये क्या बोल रहा है कि एक तो पहले इतने ज्यादा टैक्सेस है जो मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से 1935 में लोकल अथॉरिटीज ने टैक्सेस और ज़्यादा इंक्रीज कर दिए मेरे ऊपर, और मैं अब बिल्कुल ही ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी पूरी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो गई, मेरे घोड़े गाय जो भी मेरे पास थे, मतलब लैम्प शीप वगैरह, ऑल माई इम्प्लीमेंट्स फर्नीचर एंड माई रिजर्व ऑफ वुड फॉर प्रिपेयर ऑफ बिल्डिंग एंड दे सोल्ड द लॉट फॉर द टैक्सेस। ये सारी चीज़ें मैं बेच चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ टैक्स की वजह से। समझ रहे हैं, इतनी ज़्यादा इसकी हालत खराब है, ये ऐसा बता रहा है। और ये सब किसकी वजह से हुआ है, कहीं ना कहीं यही कलेक्टिवाइजेशन की वजह से। तो ये इस किसान का कहना है।
अब देखेंगे द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। देखो ऐसा नहीं था कि जो सोशलिज्म की लहर है सिर्फ रशिया में थी। सोशलिज्म की जो बात है, लहर थी या जो भी धारणा थी, वो पूरे यूरोप में फैल रही थी। तो बाकी जो सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप की, वो बोल्शेविक पार्टी से पूरी तरीके से नहीं सहमत थी, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी पहले सोशलिज्म के सिद्धांतों पे चलती थी, लेकिन लेटर देखा गया कि ये भी पूरी तरीके से सोशलिज्म को फॉलो नहीं कर रहे थे, है ना, जैसे स्टालिन जैसे लोग आ गए। और ये जो एक पॉसिबिलिटी थी वर्कर स्टेट की, ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में इसने अपनी छाप छोड़ दी और बहुत सारी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बनी, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, बोल्शेविक्स लोग क्या करते थे, एनकरेज करते थे कॉलोनियल पीपल को, ताकि वो एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर सकते, उनके एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर सकें। और जो लोग नॉन रशियन थे उनके साथ यूएसएसआर मिलके एक कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसको बोला जाएगा पीपल्स ऑफ ईस्ट 1920 एंड बोल्शेविक फाउंडेड। इसके लिए बोल्शेविक ने एक कॉमिनटर्न बनाया, जिसको एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं। इसके अंदर बोल्शेविक और इसके साथ साथ जो दूसरे नेशन हैं जो बोल्शेविक के को सहमत हैं, बोल्शेविक से सपोर्ट करते हैं, वो भी इसके अंदर जुड़ गए। एंड जो लोग इसका हिस्सा बने उनको एजुकेशन मिली यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ द ईस्ट के अंदर। एंड जैसे ही ये आउटब्रेक आया सेकेंड वर्ल्ड वार का, यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टैचर। ठीक है, तो सेकेंड जो वर्ल्ड वार था उससे सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस मिला। देखो 1950s आते आते कंट्री के अंदर यानी यूएसएसआर के अंदर ही पता चल चुका था कि जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है यानी बोल्शेविक लोग हैं, ये उस आइडिया को नहीं रख रहे हैं जिस आइडिया पे रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। और धीरे धीरे ये बात जो वर्ल्ड की और कंट्रीज हैं वहां पहुंच गई कि भाई सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, अब बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, लेकिन जो एक कंट्री पिछड़ी हुई थी वो अच्छी पावर बन चुकी थी, क्योंकि वहां की जो इंडस्ट्रीज थी और एग्रीकल्चर्स थे वो डेवलप हो चुके थे। ठीक है, पुअर्स को खाना मिल रहा था, बट ये क्या करते थे, अपने सिटीजन्स को फ्रीडम नहीं देते थे, और इनके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते थे उनकी जो पॉलिसीज होती थी काफी रिप्रेसिव होती थी। और 20th सेंचुरी का एंड आते आते जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी यूएसएसआर की एज सोशलिस्ट कंट्री, वो काफी नीचे गिर गई थी। एंड जबकि ये खुद को क्या रिकॉग्नाइज करते थे, सोशलिस्ट कंट्री रिकॉग्नाइज करते थे, एंड स्टिल एंजॉयड रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल, और इसको अपने लोगों के बीच में तो रिस्पेक्ट मिलती थी, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो एज अ सोशलिस्ट कंट्री इनकी जो इमेज है वो काफी डिक्लाइन हो चुकी थी। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। लेकिन ये जो सोशलिज्म की लहर थी ये पूरे वर्ल्ड में फैली और हर कंट्री के अंदर इसके ऊपर अपने तरीके से विचार करने लगे लोग। राइटिंग अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया, बॉक्स 5 में देखिए क्या लिखा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे इंडियंस जो इस रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। मिड 1920s आते आते तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो इंडिया में बन चुकी थी, और इसके जो मेंबर्स थे वो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से टच में रहते थे। बहुत सारे पॉलिटिकल और कल्चरल फिगर्स इंडिया में ऐसे थे जो सोवियत एक्सपेरिमेंट से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि वो रशिया गए। उनमें से नेहरू जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सोवियत सोशलिज्म के बारे में लिखा है। इंडिया के अंदर बहुत सारी राइटिंग्स हैं जिनके अंदर हमें सोवियत रशिया के इम्प्रेशंस दिखते हैं। हिंदी में आर.एस. अवस्थी ने लिखा है रशियन रेवोल्यूशन एंड लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स लेटर द रेड रेवोल्यूशन। एस.डी. विद्यालंकर ने लिखा है द रीबर्थ ऑफ रशिया एंड द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, एंड देयर वाज मच दैट वाज रिटन इन बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु। एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रशिया इन 1920। तो ये शौकत उस्मानी के द्वारा बताया जा रहा है, जो कि इंडियन रेवोल्यूशनरी भी थे। वो बोल रहे हैं कि यूरोप में हमने
देखा कि यूरोपियंस एशियंस के साथ मिक्स हो रहे हैं, रशियन लोग मिक्स हो रहे हैं दूसरी कंट्री के लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के। यहाँ पर सही सिद्धांत इक्वलिटी के रखे जा रहे हैं, रियल इक्वलिटी है यहाँ। हमने यहाँ फ्रीडम देखी थी ट्रू लाइट के अंदर। In spite of their poverty imposed by counter-revolutionaries and imperialists, people were more jovial and satisfied than ever before. बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग पहले से ज़्यादा खुश और satisfied हैं. The revolution has instilled confidence and fearlessness in them. Revolution के बाद लोगों में confidence आ गया है और अब वो लोग डरते नहीं है किसी से। जो सच्चा भाईचारा था मैनकाइंड का वो लोगों के बीच में आ गया है। यहाँ 50 डिफरेंट नेशनलिटी के लोग हैं लेकिन सब में भाईचारा है। तो कुल मिला के यहाँ तारीफ की जा रही है रशिया की। सोर्स जी के अंदर हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बताया जा रहा है जब वो रशिया में थे 1930 में उन्होंने क्या लिखा है। मॉस्को अपीयर मच लेस क्लीन देन द अदर यूरोपियन कैपिटल्स, मतलब इतना साफ नहीं है मॉस्को अगर दूसरी यूरोपियन कैपिटल्स की तुलना करें, लेकिन नन ऑफ दोज हर्विंग अलाउ स्ट्रीट लुक स्मार्ट, लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं काफी स्मार्ट है। द होल प्लेस बिलोंग्स टू द वर्कर, हियर द मासेस हैव नॉट इन द लीस्ट बीन पुट इन द शेड बाय द जेंटलमैन। Those who lived in the background for ages have come forward in the open today. तो मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोल रहे हैं कि जो लोग पहले बैकग्राउंड में रहते थे अब वो फ्रंट में आ चुके हैं, ओपन में आ चुके हैं आज। एंड बोलते हैं वो कि अब मैं अगर अपने यहाँ के पीजेंट्स और वर्कर के बारे में सोचूं तो कुल मिला के वो तुलना कर रहे हैं अपनी कंट्री और उधर का। तो 1930s में अपने इंडिया के हालात अच्छे नहीं थे और वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये काम किसी जिनी ने कर दिया है अरेबियन नाइट्स के, कि एक डिकेड पहले तो यहाँ पर सारे लोग इलिटरेट थे, हेल्पलेस थे, भूखे थे, है ना, और अब एकदम से यहाँ पर इतने चेंजेस आ गए हैं। तो कुल मिला के ये भी रशिया के बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं एंड अपनी कंट्री को भी साथ में कंपेयर कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और अब मैं आपको मिलूंगी थर्ड चैप्टर के साथ हिस्ट्री के, जिसमें हम हिटलर के बारे में जानेंगे, नाजिज्म के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।